किस चीज में, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पण के लिए यूज हो सकता है। हम जो इसको दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए जिस दर्पण का इस्तेमाल किए हैं वो कौन सा दर्पण है, वो हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल करके हम दर्पण सूत्र को सिद्ध किया। ये दर्पण सूत्र है क्या, ये संबंध है एक तरह, किसके किसके बीच, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच क्या है, एक संबंध है कि किस वस्तु को कितनी दूरी पे रखा गया है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और उस प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम फोकस दर्पण को कहाँ तक फोकस संयोजित कर सकते हैं, यानी फोकसित कर सकते हैं उस चीज को। उसके तीनों के बीच संबंध है। एक हमारा क्या है, फोकस दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये तीनों में संबंध निकल के क्या आता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/u। इन तीनों के बीच फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, तीनों के बीच हम क्या निकाल दिए हैं, संबंध निकाल दिए और कह दिए कि दर्पण सूत्र में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। लेकिन हम क्या इसको सिद्ध कर सकते हैं, हाँ सिद्ध कर सकते हैं, बात को प्रूफ कर सकते हैं किसी भी दर्पण को इस्तेमाल करके, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसको इस्तेमाल करके हम दर्पण सूत्र को प्रूफ कर सकते हैं। हम इस्तेमाल कर लिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आप लोगों को बताए हुए हैं कि 6 सिचुएशन में प्रतिबिंब बनता है। उसका किरण आरेख खींच करके भी दिखाया गया है कि अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु अनंत और C के बीच है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु C यानी वक्रता केंद्र पर है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु ठीक है C और F के बीच है तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अगर वस्तु F पर है तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और एक लास्ट वाला था जब वस्तु F और P के बीच यानी फोकस और पोल के बीच रखा जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो बिहाइंड द मिरर बन रहा था। उन सारे सिचुएशंस में हम लोग ट्राई किए हुए हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं ना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं बियॉन्ड सी के परे। कहाँ रखे हैं, सी के परे, परे मतलब बाहर, बियॉन्ड सी से बाहर कहीं होगा, अनंत और सी के बीच कहीं है या सी से बाहर कहीं है। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। देखिए सी से बाहर है हमारा वस्तु, ए और बी वस्तु है, तो पहला किरण गया जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर गया। तो आप लोगों को सिखाए हैं दर्पण किरण आरेख खींचने का नियम, जिसमें बताया है कि अगर किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो हमेशा फोकस से लौटेगी, अगर वस्तु से किरण जो है फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, अगर किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वक्रता केंद्र से ही लौटेगी, जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते आएगी, कोई चेंजेस नहीं है। तो सी हमारा पहला किरण कैसे गया, मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण से टकराया, फोकस से होकर लौटा। दूसरा किरण को और किसी भी किरण रे डायग्राम को बनाने के लिए, प्रतिबिंब निर्माण दिखाने के लिए कम से कम, अधिकतम आप जितना कर सके, कम से कम 2 किरण को भेजना जरूरी है। अगर आप 2 किरण को नहीं भेजते हैं तो प्रतिच्छेद कहाँ करेगा, जहाँ कटान बिंदु होगी प्रतिबिंब तो वही ना निर्माण होगा, तो 2 किरण का भी जाना एकदम नेसेसरी है। तो पहला गया दर्पण से टकराया और कहाँ से लौटा बाबू, फोकस से। दूसरा किरण हमारा वक्रता केंद्र से होके आया तो वक्रता केंद्र से ही लौट गया, अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, दोहरा दिया, सी से होकर गया था, सी से होके लौटा, जिस रास्ते गया था उसी रास्ते आया, रास्ता नहीं बदला। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 2 रास्ता मत लेना, एक ही रास्ते से जाना, तो वही सेम काम यहाँ वक्रता केंद्र वाला कहता है कि किरण आरेख में जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वक्रता केंद्र से ही लौटती है, और इन दोनों को कहाँ पे कटा, देखिए सी और एफ के बीच, यानी ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब
चलिए देख ले कौन चीज क्या है। P से A तक की दूरी क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को कौन चीज से सूचित करेंगे? U से। P से A डैश तक की दूरी कौन सी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको किस चीज से सूचित करेंगे? V से। P से C तक की दूरी क्या है? वस्तु की दूरी। P से C तक की दूरी। यहाँ देखिए F है, यहाँ ये है ना, तो ये 2C के बराबर है। कितना है? सॉरी 2F के बराबर है। PC बराबर क्या है मेरा? 2F। P से F तक की दूरी बाबू, ये दूरी फोकस दूरी F। फोकस दूरी को किस चीज से सूचित कर दिए? F। यहाँ भी F को स्मॉल कर देना चाहिए, ठीक है? किस चीज से सूचित कर दिए? F। अब चलिए अब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, पूरा मैथ्स में चलेंगे। जो क्लास 9th में आप लोग मैथ्स पढ़े होंगे ना, त्रिभुज की सर्वांग समता वाला पाठ पढ़े हैं, उसमें कौन सा दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं, जिसका आप लोग पढ़े होंगे A से S। कौन कौन भुजा, भुजा भुजा भुजा, भुजा कौन भुजा, तीन चीज यूज करके सर्वांगसम सिद्ध किए हो? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। किए हो? किस किस चीज से पढ़े हो? भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, जी मैम। साइड एंगल साइड, S A S, जी मैम। A A S एंगल एंगल साइड, और एक वो R H S राइट हैंड साइड को, जिसमें समकोण त्रिभुज को इस्तेमाल करते हैं। पूरा वही चीज को लेना है। हम दो त्रिभुज लेंगे, दोनों को में सर्वांगसमता सिद्ध करेंगे। तो हम पहला त्रिभुज लेंगे, ये वाला देखिए A B C त्रिभुज नंबर 1, और A डैश B डैश C त्रिभुज 2 1 और 2, इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे? सर्वांगसम सिद्ध करने जा रहे हैं। त्रिभुज A B C और त्रिभुज A डैश B डैश C में देखिए, तो सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? या हमारा तीनों भुजा हो जाए बराबर, या दो कोने बराबर हो जाए, भुजा बराबर हो, तभी ना सर्वांगसम सिद्ध होगा। और जब सर्वांगसम सिद्ध होगा तभी ना हम उसके भुजा, उसके साइड्स को इक्वेट कर पाएंगे। तो चलिए कोण ACB बीच में जो लिखता है ना, वही कोण को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे कोण हमारा कौन सा है? C। ACB बराबर A डैश CB, यानी यहाँ ये कोण C, ये कोण C दोनों आपस में बराबर है। जी मैम। उसके बाद BA इससे समरूप कोण है। कौन सा कोण है? ये कोण के इक्वल है। अब देखिए कोण BAC, BAC यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, समकोण है। और B डैश A डैश C यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, तो दोनों समकोण त्रिभुज समकोण बन रहा है, तो दोनों तो बराबर है 90 डिग्री 90 डिग्री, तो इन दोनों को इक्वल लिख दे कि BAC बराबर B डैश A डैश C। सही है? जी मैम। समझ में आ गया है? जी मैम। आगे बढ़े? जी मैम। चलिए अब आगे चलते हैं। A हमारा क्या है? त्रिभुज ABC, दो कोण को इक्वेट कर दिया, बाकी तीसरे की है। ABC इस कोण का बात कर रहे हैं, और A डैश B डैश और हमारा कौन सा? C, यानी इस कोण का बात कर रहे हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। जब दोनों इक्वल हो गया तो हम क्या कर सकते हैं बाबू? इक्वल कर सकते हैं, सर्वांगसम कर सकते हैं, या A B बराबर A डैश B डैश कर सकते हैं। साइड से हो जाएगा S A S, A से हमारा A A S से प्रूफ हो गया सर्वांगसम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम साइड को इक्वेट कर दे, तो इक्वेट कर दिए AB बटा A डैश B डैश बराबर AC बटा AC डैश। इसको मान लिए समीकरण 1। राइट डाउन बाद में करना मौका मिलेगा, पहले समझ लो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार समझो। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन समझ लोगे तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि फाइनल एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में भी 5 नंबर वाले में लॉन्ग क्वेश्चन में इसका प्रूफ आता है, और पूरा करना पड़ेगा। हाँ, पूरा करना पड़ता है, इसलिए देख लो फिर उसको लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम समीकरण 1 मान लिए। अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा बाबू? यहाँ पे हम डाल देते हैं NQF। NQF ये त्रिभुज है।
और ये त्रिभुज का बात करना है, इक्वेट करें। ये त्रिभुज नंबर 3 हो गया और ये 4। पहले 1 2 को इक्वेट किया, अब 3 4 को इक्वेट कर रहे हैं। चलिए तो इसमें भी सेम क्या करेंगे, हमारा ये समकोण है, ये समकोण है, इक्वल हो जाएगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, सिमिलरली वो भी इक्वेट हो जाएगा। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, इनकी भुजाएं भी समानुपाती हैं। तो NQ बटा A डैश B डैश बराबर QF बटा A डैश F। इसको आगे बढ़ाए तो NQ को के बराबर लगभग AB है। NQ के बराबर क्या है बाबू, तो जहां मेरा NQ था वहां AB लिख दे, तो लिख दिए A डैश B डैश बराबर A डैश B डैश और QF बटा QF A डैश F। इसको मान लिए समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। दूसरा चीज ध्यान देने का बात है, भाई Q जो है और P देखने में तस्वीर में काफी डिफरेंस दिख रहा है कि P यहाँ है, Q यहाँ है, लेकिन रियल में जो हम दर्पण में काम करेंगे वहाँ एकदम नजदीक सटा हुआ रहता है। जो हम लोग स्ट्रेट लाइन शो करते हैं, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करके ही दिखाना चाहिए था, जैसे पोल से सटा ही हुआ हो। थोड़ा सा तिरछा जा रहा है ना। मान लीजिए कि P और Q के बीच बहुत कम दूरी है। कितना है, बहुत कम, नेग्लिजिबल है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बहुत कम ही दूरी है। तो जब दूरी कम है, काफी निकट है, Q और P एक दूसरे के काफी निकट है, मतलब नजदीक है, एकदम नियर है। तस्वीर में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है लेकिन रियल में एकदम नियर अबाउट रहता है। तो जो हम P से F की दूरी को ले सकते हैं उसको Q से F की दूरी को ले सकते हैं, तो QF बराबर PF लिख सकते हैं। इसका क्या फायदा होगा, हमारा जहाँ QF है वहाँ PF लिखा जाएगा। बस अब हम क्या किए, समीकरण 2 को लिए, समीकरण 2 में क्या लिखे हो बाबू, AB बटा A डैश B डैश बराबर QF बटा A डैश F। ठीक है, ये हमारा कुछ यहाँ A डैश B डैश था ना, AB बटा A डैश B डैश, QF के जगह क्या लिख दिए, PF। QF के जगह क्या लिख दिए बाबू, PF और बटा A बाई F है, समीकरण 2 का इस्तेमाल करके लिखे हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ तोड़ेंगे, AB क्या है बाबू, A से लेकर के AB मेरा क्या है, वस्तु का जो मतलब हाइट है, इसको AB को हम लोग लिख सकते हैं PA माइनस PC, PA माइनस PC और PC माइनस PA डैश। इसी बात को हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके, ठीक है, AC के ये में AC, इसको AC, सॉरी सही लिखा हुआ, AC बराबर A डैश AC, ये दूरी हमारा A से लेकर के C तक का दूरी। तो ये दूरी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, PA पूरा में से इतना को माइनस करें तो कितना निकल जाएगा। अगर हम पूरा P से A तक की दूरी को में से P से लेकर के C तक की दूरी को माइनस कर ले तो क्या AC हमारा नहीं निकल जाएगा, निकल तो AC बराबर हम PA माइनस PC लिख दिए। फिर A डैश C ये निकालना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PC माइनस PA डैश, पूरा माइनस इतना कर लिए तो ये वाला भाग मेरा निकल गया। अब और इस साइड को इसी तरह ये F बटा PA डैश माइनस PF। अब चलिए इन सब का लिखना होगा कि कौन क्या है, PC क्या है, PA क्या है, PF क्या है, ये सारा वैल्यू को लिखना होगा और साथ ही साथ इस्तेमाल करना होगा चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी मतलब समझ रहे हैं कि किस दर्पण में फोकस दूरी को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक लेना है, वस्तु की दूरी को धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक लेना है, फोकस दूरी को धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक लेना है। ये पूरे चिन्ह परिपाटी के
इसको करना है, इसको अच्छे से समझना है। चिन्ह परिपाटी, बिना चिन्ह परिपाटी समझे इसको नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे हमारे पी और ए यानी वस्तु की दूरी, ठीक है। यहाँ पे वस्तु की दूरी को कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो वस्तु की दूरी को -u, माइनस वाला टर्म है ये है, f को भी माइनस लेंगे तो -2f, pc को -2f, माइनस pa को भी, मतलब u भी हम क्या लेंगे, ऋणात्मक, v भी क्या लिए, ऋणात्मक, f भी क्या लिए, ऋणात्मक। इन सारा अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल किए, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, कि किस दर्पण में किधर से किरण आ रही है, तो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, इसको समझना होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। मैथ में आप लोगों की उस चीज को रखें। अब देखो भाई -u है, -u आ गया, e माइनस प्लस 2f हो गया, हाई -2f रह गया, ये माइनस प्लस b बराबर -1 -b, ये माइनस प्लस। अब क्या करना होगा, जिस तरह से समीकरण में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये गुना होगा इसके साथ और ये गुना होगा, गुना कीजिए 2v माइनस u, तो हम गुना किए, हमारे पास क्या आया, uv माइनस uf, ये सारा हल किए और हमारे पास आ गया uv माइनस uf माइनस b। अब दोनों तरफ मान लीजिए, इसको मान लिए समीकरण 3 को दोनों ओर uvf से डिवाइड किए, uvf से डिवाइड किए, तो यहाँ देखिए ub बटा uvf, ub कट गया, क्या बचा, बटा f, यहाँ पे क्या uf कट गया, क्या बचा 1/b, इधर vf कट गया, क्या बचा 1/u, हमारे पास क्या बचा 1/f माइनस 1/b बराबर 1/u, ये 1 माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस, तो 1/f बराबर 1 + b/1/u बनेगा। ये एक बार में समझ में आने वाला चीज है भी नहीं, इसको आप लोग घर पे 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, डेरिवेशन बनाने का कोशिश कीजिए, और जहाँ अटकते हैं वही रुक जाइए। अभी तो शुरुआत हुआ है, पूरा पढ़ना ही है, इसको स्टेप वाइज स्टेप समझते जाएंगे। 10 बार ट्राई करेंगे, 15 बार ट्राई करेंगे, पर अच्छे से समझ कर आ जाएंगे। और अगले दिन हम आप लोगों को उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करके भी दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं बोलेंगे। इस पे बहुत न्यूमेरिकल, चलिए एक न्यूमेरिकल लिखिए तो